गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा हिंदी की ज्ञाता हैं और छायावादी कवि श्री सुमित्रानंदन पंत की कृतियों पर आधारित वियोगी होगा पहला कवि अपनी रचना लेकर आई हैं। आइए सुनते हैं आज गुलदस्ता प्रोग्राम में इनकी ये कृति। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा। जब जब जागृत होती है कोई कलम और बढ़ाता है कोई कवि भावभूमि पर अपना पहला कदम, तब तब इस वसुंधरा पर उतरता है स्वर्ग। व्यक्त होने लगते हैं अव्यक्त शब्द और बिखर जाते हैं अनगिनत रंग इधर उधर। ऐसे ही रंग बिखराए हैं छायावादी कवियों ने। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ये पंक्तियां प्रकृति के सुकुमार कवि व छायावाद के चार स्तंभों में एक सर्वथा अनूठे और मूर्धन्य कवि सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। आज 20 मई 2024 को उनकी 125वीं जयंती है। हमारा उन्हें सादर नमन। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी कविताएं आज भी जीवंत और प्रासंगिक हैं। छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में कवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत सभी का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है। पंत जी ने छायावाद को नए भाव, नई कल्पना, नया सौंदर्य, नया जीवन दर्शन, भाषा, नई शैली, सब कुछ नूतन दिया है। शब्द शिल्पी एवं सौंदर्य शिल्पी कलाकार के रूप में संपूर्ण छायावादी साहित्य में पंत अद्वितीय कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड की सौंदर्य स्थली कौसानी के ब्राह्मण परिवार में 20 मई सन 1900 की सुबह हुआ था। इनकी मां सरस्वती ने मूर्छित अवस्था में बेटे को जन्म देकर आंखें मूंद ली थीं। इस निर्मम आघात को प्रकृति सहन न कर सकी और उन्हें अपने विशाल स्नेही अंक का प्रश्रय ही नहीं दिया, बल्कि वह सब दिया जो कि एक स्नेहिल धात्री दे सकती है। माँ से बढ़कर रही धात्री, तू बचपन में मेरे हित, धात्री कथा रूपक भर, तूने किया जनक बन पोषण, मात्रहीन बालक के सिर पर वरद हस्त धर गोपन। पंत के लिए प्रकृति ही माता पिता, भाई बहन, सखा, शिक्षक एवं प्रेमिका सब बन गई। इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था। गुसाई दत्त प्रकृति से मन की बातें करते, जीवन में कठोर परिस्थितियों को झेलकर भी प्रकृति की तरह मन से कोमल बने रहते। प्रकृति के स्नेह अंचल में बंधे उसे देखकर खुशी से झूम उठते और उससे दूर होकर वियोगी हो जाते। पिता गंगादत्त उस समय कौसानी के पास चाय बागान में मैनेजर थे। घर पर लकड़ी का व्यापार था। उनके भाई संस्कृत व अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, जो हिंदी व कुमाऊनी में कविताएं भी लिखा करते थे। यदाकदा जब उनके भाई अपनी पत्नी को मधुर कंठ से कविताएं सुनाया करते, तो बालक गुसाईदत्त किवाड़ की ओट से चुपचाप सुनते रहते और उसी तरह शब्दों की तुकबंदी कर कविता लिखने का प्रयास करते। गुसाईदत्त की चौथी कक्षा तक शिक्षा कौसानी के स्कूल में हुई। इनके कविता पाठ से मुग्ध होकर स्कूल इंस्पेक्टर ने इन्हें उपहार में एक पुस्तक दी थी। प्राइमरी की शिक्षा के पश्चात इन्हें पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में भेज दिया गया। इन्होंने लक्ष्मण के चरित्र को आदर्श मानकर दाखिले के समय अपना नाम गुसाईदत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। कुछ समय बाद नेपोलियन के युवावस्था के चित्र से प्रभावित होकर इन्होंने अपने घुंघराले बाल लंबे कर लिए थे, जो जीवन भर ही रहे। इनका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र था। गौर वर्ण, सुंदर सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुगठित शारीरिक सौष्ठव इन्हें सभी से अलग मुखरित करता था। अल्मोड़ा में पंत जी ने हारमोनियम और तबले की संगत पर गीत गाने, कविताएं और कहानियां लिखना भी शुरू कर दिया। अल्मोड़ा में तब कई साहित्यिक गतिविधियां होती रहती थीं, जिसमें ये अक्सर भाग लेते रहते। स्वामी सत्यदेव जी के प्रयासों से नगर में शुद्ध साहित्य समिति नाम से पुस्तकालय चलता था। इस पुस्तकालय से पंत जी को उच्च कोटि के विद्वानों का साहित्य पढ़ने को मिलता था। कौसानी में साहित्य के प्रति पंत जी में जो अनुराग पैदा हुआ था, वह यहाँ के साहित्यिक वातावरण में अंकुरित होने लगा। 8वीं कक्षा के दौरान इनका परिचय प्रख्यात नाटककार गोविंद वल्लभ पंत, श्यामचरण दत्त पंत, इलाचंद्र जोशी व हेमचंद्र जोशी से हो गया। अल्मोड़ा से निकलने वाले हस्तलिखित पत्र में ये कविताएं लिखते रहते।
अल्मोड़ा में पंत जी के घर के ठीक ऊपर स्थित गिरजाघर की घंटियों की आवाज़ इन्हें अत्यधिक सम्मोहित करती थी। अक्सर प्रत्येक रविवार को वे इस पर एक कविता लिखते। गिरजे का घंटा शीर्षक से उनकी संभवतः पहली रचना है। नभ की उस नीली चुप्पी पर घंटा है एक टंगा सुंदर, जो घड़ी घड़ी मन के अंदर कुछ कहता रहता बज बज कर। वर्ष 1918 में कवि पंत अपने मंझले भाई के साथ आगे की पढ़ाई के लिए काशी में क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर मेयोर कॉलेज पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ जुड़कर महाविद्यालय छोड़ दिया। घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा के साहित्य का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में ही इनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। पंत ने इलाहाबाद आकाशवाणी के शुरुआती दिनों में सलाहकार के रूप में भी काम किया। अगर मैं इनकी साहित्यिक यात्रा की बात करूं तो कविवर पंत का साहित्य क्षेत्र में पदार्पण उस समय हुआ था जबकि छायावाद अपनी शैशवावस्था में था तथा उसको पुष्ट करने के लिए किसी कवि धात्री की अत्यंत आवश्यकता थी। छायावाद के उस उषा काल में भावना की स्वर्णिम किरणों से उसे प्रज्वलित, अलौकिक एवं सौंदर्य में बनाने के हेतु कविवर पंत ने अपनी अनुपम सौंदर्य भावना एवं वायवी कल्पना से छायावाद की साज सज्जा करने का दृढ़ संकल्प किया, जिसके परिणाम स्वरूप छायावाद को उनकी ओर से वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और युगांत काव्य मिले। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी, लोकायतन, चिदम्बरा आदि हैं। छायावाद को पंत की प्रथम देन सौंदर्य है, जिसका विकास प्रथम प्रकृति से नारी तथा नारी से सूक्ष्मतम परम सत्ता तक पहुंच गया है। उस अलौकिक पुंज से कवि विस्मय एवं जिज्ञासा के स्वर में प्रश्न कर बैठे। मौन निमंत्रण कविता में कवि कहते हैं, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, ना जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण मुझको देता मौन, सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता स्मीर निश्वास प्रखर झरती जब पावस धार, ना जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन, देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता जब मधुमास, विदुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सो उच्छ्वास, ना जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता मौन, शुद्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मतकर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन जाने मुझे बुलाता कौन। प्रकृति के कवि पंत ने प्रकृति के आलिंगन में आबद्ध होकर नारी के वैभव को भी ठुकरा दिया था। ब्रिटिश कवि वायरन ने एक स्थल पर लिखा है, आई लव नॉट मैन द लेस बट नेचर मोर। उनकी इस कविता से हमें ज्ञात होता है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भूभंगों से कैसे बिंधवा दूं निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को, कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब मेरी ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजनी श्रवण, भूल अभी से इस जग को, उषा सस्मित किसले दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, ना अध्रामृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को। पंत ने स्वयं एक पुस्तक में लिखा है, कविता की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को जाता है। कवि जीवन से पहले भी मुझे याद है, मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। पंत का काव्य अपने अंकुर रूप में तो वर्ड्सवर्थ के समान था, देयर्स जॉय इन द माउंटेन्स, देयर्स लाइफ इन द फाउंटेन्स। नारी को लेकर पंत जी कहते हैं, मुक्त करो नारी को, मुक्त करो नारी को मानव चिर बंधनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। पंत जी को एहसास है कि भारतीय नारी रूढ़ियों से पीड़ित रही है, इसलिए वे नारी मुक्ति के आकांक्षी हैं। वेदना और करुणा
पंत जी की कविता में वेदना और निराशा का चित्रण मिलता है। इसी वेदना को वाणी मिली है उच्छ्वास, आंसू, ग्रंथि तमाम कविताओं में। लेकिन वेदना से एक मधुर संगीत भी फूटता है। आंसू में उन्होंने लिखा है, विरह है अथवा यह वरदान, कल्पना में है कसकती वेदना, अश्रु में जीता सिसकता गान है, शून्य आहों में सुरीले छंद है, मधुर लय का क्या यही अवसान है। पंत जी के काव्य में यदि रहस्यात्मकता है, दार्शनिकता है, वैयक्तिकता है, तो वहीं मानवता भी है। मानवतावादी चेतना भी उनके काव्य में दृष्टिगोचर होती है। मानवतावाद की परिणति विश्व बंधुत्व में होती है। कवि मानव कविता में कहते हैं, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, निर्मित सबकी तिल सुषमा से, तुम निखिल सृष्टि में चिर निरूपम। पंत जी की एक और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो कि हमें प्रेरणा देती है, क्योंकि कवि प्रकृति प्रेमी तो थे ही, लेकिन वो सबकी खोज करना चाहते थे, खुद की खोज। जीना अपने ही में, जीना अपने ही में एक महान कर्म है, जीने का हो सदुपयोग यह मनुज धर्म है, अपने ही में रहना एक प्रबुद्ध कला है, जग के हित में रहने में सबका सहज भला है, जग का प्यार मिले जन्मों के पुण्य चाहिए, जग जीवन को प्रेम सिंधु में डूब थाइए, ज्ञानी बनकर मत नीरस उपदेश दीजिए, लोक कर्मभव सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए। अब मैं पंत जी के सम्मान और पुरस्कारों की बात करूंगी। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला। 1968 में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1961 में हिंदी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि से वे विभूषित हुए। इनके विषय में दो तथ्य बहुत ही विशेष हैं। इन दो तथ्यों को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक, भारत में जब टेलीविजन प्रसारण शुरू हुआ तो उसका भारतीय नामकरण दूरदर्शन पंत जी ने ही किया था। दूसरा, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी का नामकरण भी इन्होंने ही किया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के शब्दों में प्रकृति ही कवि पंत की वाणी है, भाषा है, अलंकृति है, भावना है और विचारधारा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने विचारों की समस्त विधि, भावनाओं का समस्त माधुर्य अपनी चिर प्रेयसी प्रकृति से ही प्राप्त किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है, अल्मोड़े के चित्रित घाटी में पला हुआ यह भावुक कवि प्रकृति के रंगीन स्वरूप में घुल मिल सा गया है। उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया कंपन उसके हृदय में पुलक और स्पंदन भर देता है। कोमल प्रकृति के सूक्ष्म संपंदनों की पंत जी को दिव्य अनुभूति है। जब प्रकृति के लीला क्षेत्र में नव बसंत का आगमन होता है तो कवि का हृदय में एक नवीन राग और उल्लास से भर जाता है। प्रत्येक चित्र उसकी आंखों के द्वार से सीधा आत्मा तक पहुंच जाता है। ऐसे थे हमारे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्यिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। इस महान विभूति का 28 दिसंबर 1977 को हृदयाघात के कारण निधन हो गया। वे हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो चले गए लेकिन साहित्य के माध्यम से आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। बस